राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सीटेट का पेपर आपका जो है दोस्तों 4 से 6 दिन बचे हैं आपके। आज 14 तारीख हो गई है, बस 6 दिन बचे हैं। 6 दिन में जो है आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आप पढ़ाई करिए कि आपके पेपर में आपको कोई दिक्कत ना आए। और क्लासेस नहीं डल पाई थी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपकी पूरी सी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप उतनी क्लासेस देख लेंगे तो भी आपके लिए बहुत हैं। तो अभी जो है मैं आपको सीडीपी कराऊंगा, जो कि दोस्तों ये शिफ्ट 1 का पेपर है। 28 दिसंबर 2022 को हुआ था। तो सबसे पहले हम आते हैं, चलिए पहले प्रश्न पर। तो सबसे पहले सीडीपी है आपका, मैथ है और ईवीएस है, इंग्लिश है, हिंदी है। ये सब जो है अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको करा दूंगा एक ही वीडियो में। अभी सीडीपी पे ध्यान देते हैं। विच पीरियड मार्क्स द ट्रांसिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, प्रियो ऑपरेशनल पीरियड और एडोलेंस। तो दोस्तों वो डी होता है, एडोलेंसेंस, किशोर अवस्था होता है दोस्तों। तो आपका डी है वो एकदम सही उत्तर है, जो कि चलिए निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर से टुकड़े काटना और चिपकाना, और सुई में धागा डालना, और है आपका चलना और दौड़ना। तो दोस्तों डी जो है वो आपका सही उत्तर है, और डी आपका होगा चलना और दौड़ना। स्थूलगामक कौशल वे बड़ी गतिविधियां व क्रियाएं हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करते हैं। सामाजिकरण की प्रथम संस्था है परिवार, स्कूल, दोस्त, मीडिया। तो सामाजिकरण की प्रथम संस्था दोस्तों बहुत आसान है, आपकी होती है परिवार। परिवार ही आपका पहला जो है सामाजिकरण होता है। परिवार तथा परिवार के वे सदस्य जिनके साथ बच्चे जन्म से ही अंतक्रिया करते हैं उसे सामाजिकरण की प्रथम संस्था कहते हैं। यह मान्यता कि भौतिक वस्तुओं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? जीववादी सोच, पदानुक्रमित सोच, केंद्रीकरण और वर्गीकरण। तो दोस्तों ए है आपका जीववादी सोच। अब आपका अभिकथन और तर्क है। तो सबसे पहले हम जो है आपका अभिकथन पढ़ते हैं। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। तर्क है, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संज्ञात्मक चरण में है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ये हम आइए नीचे देखते हैं। इसके जो विकल्प हैं ये हमेशा समान रहते हैं, जैसे ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं, ये सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो आपका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? पाड़, पुनर्वलन, अनुबंधन और संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो आपका ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, और ए आपका होगा वो होगा पाड़। पाड़ आपका संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना पाड़ का उदाहरण है। वायगोस्की के अनुसार यदि बालक को थोड़ा सहयोग मिल जाए तो वह दूसरे के स्तर को प्राप्त करते हुए सीख जाता है, और यह बालक के लिए माचन का कार्य करती है। बच्चों की शिक्षा के लिए वायगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम और निष्क्रिय अधिगम। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ए। बच्चों की शिक्षा के लिए वायगोस्की सिद्धांत का अनुप्रयोग सहयोगात्मक अधिगम प्रस्तावित करता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण, पूर्व परंपरागत चरण और पश्च परंपरागत चरण। तो दोस्तों सी जो है वो आपका सही है, कॉन्वेंशनल लेवल, परंपरागत चरण। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लगभग बार बार रिपीट हो चुके हैं। 1-2 बार ये क्वेश्चन मैं आपके बाकी पेपरों में अभी जो मैंने सेट कराए हैं उनमें मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज अ प्रगतिशील कक्षा। परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है और विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो आपका डी जो है वो सही उत्तर है, डी है विद्यार्थी केंद्रित होती है। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं,
योग्यताओं और सीखने की शैलियों को ध्यान में रखा जाता है, जहां शिक्षक छात्रों को अपनी गति से अधिगम के लिए उचित वातावरण और सामग्री प्रदान करके एक सहायक के रूप में सुविधा प्रदान करते हैं। अतः एक प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होती है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? भाषाई, स्थानिक, पारस्परिक और अंतर्वैयक्तिक। तो दोस्तों सी होगी या इसकी पारस्परिक, इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक होनी चाहिए, क्योंकि वो परामर्शदाता का काम कर रही हैं एक विद्यालय में। एनसीईआरटी के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि व्याख्या की है। एक होती है भाषा, दूसरी तार्किक गणितीय, संगीतात्मक, शारीरिक गतिक, दिक् स्थान सहयोगी, अंतर्व्यक्तिगत और अंतव्यक्तिगत और प्रकृतिवादी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का, और डी है बच्चों की मातृभाषा का। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी होगा बच्चों की मातृभाषा का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन, लिंग समता, लिंग रूढ़िबद्धता और लिंग प्रासंगिकता। तो सी होगा लिंग रूढ़िबद्धता, क्योंकि भेदभाव लिंग के हिसाब से हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों का नामीकरण व उनके वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देना व सुसाधित करेगा, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है, बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो दोस्तों बी जो है वो आपका सही उत्तर है। और बी क्या है? बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। बच्चों का नामीकरण व उनके वर्गों में बांटना बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देता है। सभी बच्चे विशिष्ट एवं समान होते हैं। यदि उन्हें नामीकरण तथा वर्गों में बांट दिया जाएगा तो उनमें एक दूसरे के प्रति हीन भावना उत्पन्न होगी, जो उनके नैतिक विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। जबकि अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देना व सुसाधित करना तथा सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति अपनाने से बच्चों के अधिगम को बढ़ावा मिलता है तथा उनमें रुचि जागृत होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सतत व समग्र मूल्यांकन से क्या मायने हैं? विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूल गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, साल में अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन और है मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, बी होगा रचनात्मक मूल्यांकन। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को रचनात्मक मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना,
खास जरूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। तो ए जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, ए होगा। बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? सभी विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, संप्रेषण बनाए रखना, अप्रत्यक्ष निर्देश देना और विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। सी है फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधित है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को विविध तरह के दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए और बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र देनी चाहिए। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है और बी हो जाएगा। बी आपका सही उत्तर है और बी होगा, प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। अब इसको हम जानते हैं क्यों ये सही है। एक विद्यार्थी जैसे दृष्टिबाधित है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को कई प्रकार के स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना, क्योंकि उसे दिखाई तो देता नहीं है तो वो टच करके बता सकता है ना, तो इसलिए इसको उन्होंने सही किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामाजिक अंतक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? स्वलीनता, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार और सी है पठन वैकल्य और डी है गुणज वैकल्य। ऑटिज्म, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डायस्लेक्सिया और डिसकैलकुलिया। तो आपका सही उत्तर है ए, ऑटिज्म होगा, स्वलीनता। ऑटिज्म ऐसा विकार है जिसमें बच्चे समाज से दूरी बनाने लगते हैं और लोगों से बातचीत करने में असहज महसूस करते हैं। स्वलीनता ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति सामान्य लोगों की तरह अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षिका बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में को बढ़ावा देना चाहती है। सृजनात्मकता, रटना, असहयोग और इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता। तो ए है आपका सृजनात्मकता। शिक्षकों बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता और संवेगात्मक कौशल और अमूर्त तर्क। तो यहाँ पे कोड दिए हैं आपको बताने, तो जहाँ तक मुझे लगता है आपका जो सही होगा वो डी होगा। चलिए देखते हैं क्या है। सी है, बचपन में प्रारंभिक सालों में बच्चों के शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता तथा संवेगात्मक कौशल के साथ ही साथ बच्चों की सक्रिय भागीदारी तथा नवाचार अति आवश्यक होता है, इसलिए इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा बच्चों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12वीं वर्ष की आयु से वयस्क होने तक में अमूर्त तक के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है। अन्वेषण व अंतक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। इनाम व सजा के प्रयोग से होता है और बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होता है। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी क्या होगा? अन्वेषण व अंतक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाठ, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अनुरक्षण, पूर्वाभ्यास और प्रत्यक्ष निर्देश। तो आपका ए होगा पाठ। स्कार्फ फोल्डिंग, एक शिक्षिका एक बच्ची के साथ संकेत या इशारे देते हुए मिलकर काम करती है जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है। यह प्रक्रिया पाठ कहलाती है, जिसमें किसी नई अवधारणा अथवा कौशल को सीखने में बच्चों को मदद
दी जाती है यह वह सहारा या मदद है जो शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार देनी होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपका अभिकथन तर्क विकल्प मैंने आपको बताए थे कि इनके विकल्प जो हैं वो समान रहते हैं। अभिकथन है, एक शिक्षिका कक्षा से संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। तर्क है, सामाजिक संस्कृति संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपको विकल्प चुनना है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, बी है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सी है ए सही है पर आर गलत है, डी है ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ आपका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। एक शिक्षिका कक्षा को संवेदात्मक बनाने के लिए बच्चों में आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है एवं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह दोनों कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करने से बच्चे जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? समस्या को सही से पहचानना, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, और डी है वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न है दोस्तों 26। इसमें अभिकथन और तर्क है। तो फिर से हम इसके बारे में ऑप्शन विकल्प मैंने आपको जो बताए वो हमेशा समान रहते हैं। अभिकथन है आपका, विद्यार्थियों द्वारा दी गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। तर्क है, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देशन देने पड़ते हैं। तो आपका दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर होगा, डी ए और आर दोनों गलत हैं। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियां शिक्षकों में विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है तथा बच्चे में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनका सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देशन देने पड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? स्मृति, क्रोध, प्यार और भय। तो आपका इसमें से कौन सा भाव नहीं है ये आपको बताना है और बहुत आसान है, वो है आपकी स्मृति। भावनाएं हमारे जीवन का आधार होती हैं, हम सभी भावनाओं से संचालित, लेकिन हम अपने अंदर की भावनाओं को आत्मसात करते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। भाव का शाब्दिक अर्थ उत्तेजना या भावों से उथल पुथल है। खुशी, क्रोध, प्यार, भय, संतोष आदि हमारी भावनाएं तथा स्मृति भाव के अंतर्गत नहीं आती। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर और बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। डी है दोस्तों आपका, प्राथमिक कक्षा में शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित कर सकती है। यह उनकी कल्पना और जिज्ञासा को प्रेरित और उत्तेजित करता है। आंतरिक अभिप्रेरणा में लक्ष्यों को पूरा करने में प्रेरणा व्यक्ति के अंतर्गत में आती है, जबकि ब्राह्म अभिप्रेरणा में व्यक्ति को प्रेरणा बाहरी कारकों से आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता, में बाधा डालता है, से संबंधित नहीं है, और डी है को सुसाधित करता है। तो डी आपका एकदम सही है, फैसिलिटेट्स को सुसाधित करता है। अगला प्रश्न है आपका, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण
कारक को कर रही है, आइए देखते हैं, पर्यावरणीय कारक, योग्यता की कमी, कोशिश की कमी और कठिन भाग्य। तो सी है आपका कोशिश की कमी। सी आपका एकदम सही उत्तर है दोस्तों। यहाँ पे आपके सीडीपी के प्रश्न खत्म हुए। आगे मैं आपको मैथ और ईवीएस कराऊंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।